तो 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। और अब पूरी दुनिया की नजरें भारत के चंद्रयान पर हैं। हालांकि आखिरी के 15 मिनट चंद्रयान के लिए बेहद अहम है, जिसे लेकर इसरो पूरी तरह से तैयार है। चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इसरो ने जी जान लगा दी है, लेकिन इस सॉफ्ट लैंडिंग में एक मौका ऐसा भी है जब इसरो का खुद चंद्रयान पर कंट्रोल नहीं होगा। दरअसल इस सॉफ्ट लैंडिंग में आखिरी के 15 मिनट बेहद अहम होने वाले हैं। आखिरी के 15 मिनट के टेरर से निपटने के लिए इसरो इस बार पूरी तरह तैयार है, क्योंकि यही वो आखिरी 15 मिनट होंगे जब लैंडर और रोवर को इसरो के कंट्रोल रूम से कोई कमांड नहीं दी जा सकेगी। लैंडर विक्रम को अपनी सुरक्षित और सफल सॉफ्ट लैंडिंग के लिए खुद ही कुछ काम करने होंगे, यानी लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट के वक्त सारी जिम्मेदारी लैंडर विक्रम के कंधों पर होगी। इस समय सही ऊंचाई, सही मात्रा में फ्यूल का इस्तेमाल लैंडिंग के लिए करना होगा। नीचे की ओर प्रयाण करके चंद्र की सतह पर उतरना, तो ये पूरा उसमें उसकी स्पीड रिड्यूस करते करते जो समय निकलेगा वो लगभग 17 मिनट और 21 सेकंड तक होगा, जो मिनिमम टाइम है। और जो मैक्सिमम टाइम में जैसे कि मैंने बताया थोड़ा खिसक के उतरना पड़ेगा, तो 17 मिनट और 32 सेकंड लगेंगे। और चंद्रयान की लैंडिंग के लिए इसरो ने प्लान बी भी तैयार कर दिया है। लैंडिंग में अगर किसी तरह से परेशानी होगी तो चंद्रयान की लैंडिंग को 27 अगस्त तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया। चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इसरो में गंभीर मंथन जारी है। लूना 25 के फेल होने के बाद अब चंद्रयान पर दुनिया भर की निगाहें हैं। इसरो की ओर से बयान आया है कि सॉफ्ट लैंडिंग से 2 घंटे पहले चांद और लैंडर की स्थिति का जायजा लिया जाएगा, और अगर स्थिति उतरने के लिए ठीक नहीं होती है तो इसे 27 अगस्त के लिए आगे बढ़ा दिया जाएगा। चंद्र में जो स्थिति है उसको सबको ध्यान में रखते हुए लगभग 2 घंटे पहले हम ये निर्णय लेंगे कि उस दिन चंद्र पे उतराण करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अगर मेरे ख्याल से कोई और मुश्किल तो आने वाली है नहीं, और हम पूर्णतः 23 अगस्त को ही चंद्र पे उतरने का प्रयास करेंगे। फिलहाल चंद्रयान 3 चांद से न्यूनतम 25 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर लगा रहा है। चांद पर लैंडिंग से पहले चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल का स्वागत किया है। इसरो ने बताया कि दोनों के बीच 2-वे कम्युनिकेशन स्थापित हो चुका है। तो विक्रम लैंडर ने जिस कैमरे की मदद से चांद की कई तस्वीरें भेजी हैं, वो तस्वीरें हर किसी के सामने अब आ रही हैं। और यही कैमरा विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर उतरने में अहम रोल अदा करेगा। वैसे तो चंद्रयान 3 में इसरो ने कई नई तकनीकों का इस्तेमाल किया है। साथ ही चंद्रयान 3 में कुछ ऐसे पुर्जों का इस्तेमाल भी हुआ है जो इसकी लैंडिंग में अहम किरदार निभाएंगे। इनमें से एक है LHDAC, यानी लैंडर हैजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा। चलिए अब आपको इसकी वो खासियत बताते हैं जो इसे चंद्रयान के लिए बेहद खास बनाते हैं। ये कैमरा चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर सेफ लैंडिंग में मदद करेगा। ये चांद की सतह पर उस जगह का पता लगाएगा जहां चट्टान, पत्थर और गहरी खाइयां नहीं हैं। LHDAC कैमरा बताएगा कि लैंडर को कहां उतरना बिल्कुल सुरक्षित होगा। ये लैंडिंग के दौरान मैपिंग करेगा और खतरे का पता लगाकर सुरक्षित जगह खोजेगा। इसके बाद LHDAC में लगा सॉफ्टवेयर इन तस्वीरों, लैंडर की स्पीड और मेजरमेंट का आकलन करेगा। इस जानकारी को LHDAC सिस्टम एक मानचित्र के रूप में जमा कर लेता है। इसके बाद अपने आकलन के आधार पर LHDAC सिस्टम सुरक्षित लैंडिंग साइट के बारे में लैंडर को बताएगा। LHDAC कैमरे को इसरो के वैज्ञानिकों ने ही बनाया है। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में पूजा पाठ का दौर भी चालू है। मध्य प्रदेश के भोपाल में चंद्रयान की सफल लैंडिंग के लिए रुद्राभिषेक भी किया गया है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हो सके, इसके लिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पूजन अर्चन का दौर शुरू हो गया है। आज संस्कृति बचाओ मंच के द्वारा विशेष रुद्राभिषेक किया जा रहा है और सभी जगहों पर अलग अलग जगह ये पोस्टर लगाया गया है कि चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग हो सके। कल यानी कि बुधवार को लैंडिंग होनी है, उससे पहले पूजन अर्चन का दौर राजधानी भोपाल में देखने को मिल रहा है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग सफलतापूर्वक हो सके, इसलिए आज पूजन अर्चन कर रहे हैं आप लोग। भगवान के जो गण है, भगवान शिव के जो गण है, जिसमें सर्प है, जिसमें नंदी है,
उसी गणों में एक गण भगवान शिव का चंद्रमा है, और चंद्र हो जिसके शिखर पर, ऐसा भगवान चंद्रशेखर। इनका भगवान शिव का जो नाम चंद्रशेखर पड़ा है वो इसलिए पड़ा है क्योंकि उनके शीश पर चंद्रमा विराजमान है, उनके प्रिय गणों में चंद्रमा है, और उसकी लैंडिंग के लिए हम यहाँ रुद्राभिषेक कर रहे हैं। अवश्य जो है हमारी लैंडिंग 1000% सफल होगी और हमारा हिंदुस्तान शैल शिखरों पर अपना कीर्तिमान स्थापित करेगा। बढ़ते आगे अगली खबर का रुख करेंगे। टमाटर की तरह कहीं प्याज की कीमतों में ज्यादा इजाफा ना हो जाए, इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने का फैसला लिया, जिसे लेकर अब विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। टमाटर के बाद प्याज के दाम आसमान छूने की आशंका के बीच केंद्र सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। प्याज का हाल टमाटर जैसा ना हो जाए, इसके लिए सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्याज के निर्यात पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने का फैसला लिया है। ये फैसला 31 दिसंबर तक लागू रहेगा। सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से प्याज का निर्यात कम होगा और इससे देश में प्याज की कीमतें ज्यादा नहीं बढ़ेंगी। प्याज के ऊपर 40% निर्यात टैक्स शुल्क लगाया गया है, जिससे भारत में उपलब्धता प्याज की पर्याप्त रहे। दरअसल जुलाई अगस्त से लेकर अक्टूबर नवंबर तक देश में प्याज की कीमतों में तेजी से इजाफे का ट्रेंड रहा है। अक्टूबर के अंत तक नई पैदावार की मंडियों में पहुंचने के बाद ही प्याज की कीमतों में कुछ राहत मिलती है। प्याज की कीमतों की बात करें तो 2 हफ्ते से प्याज महंगा हो रहा है। खुदरा बाजार में कीमत 40 रुपए किलो तक पहुँच गया है। नूह हिंसा को करीब 22 दिन बीत चुके हैं। मामले में अब भी दंगाइयों की गिरफ्तारी की जा रही है। पुलिस की टीम लगातार दबिश दे रही है और इसी कड़ी में आज मुठभेड़ के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। नूह हिंसा में पुलिस का एक्शन जारी है। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को तावड़ू स्थित अरावली की पहाड़ियों के खंडर से गिरफ्तार किया है। नूह अपराध शाखा के निरीक्षक अमित के नेतृत्व में गठित टीम ने आरोपी आमिर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। आरोपी को इलाज के लिए नल्हड़ मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तलाशी के दौरान पुलिस को उससे एक अवैध देसी कट्टा और 5 कारतूस बरामद किए गए हैं। वहीं नूह में अब पुलिस की अपील का असर भी दिखने लगा है। कल ग्रामीणों ने हिंसा के 5 आरोपियों को पुलिस को सौंपा। सिंगार के ग्रामीण इन आरोपियों को पकड़कर थाना बिछौर पहुंचे। पुलिस के मुताबिक नूह के उपायुक्त और एसपी ने दोनों समुदायों के लोगों के साथ कई बैठक की थी, जिसमें लोगों से हिंसा में शामिल आरोपियों को पुलिस के हवाले करने की अपील की गई थी। 31 जुलाई को नूह में ब्रिजमंडल यात्रा के दौरान हुई हिंसा में 7 लोगों की जान चली गई थी। पुलिस ने इस पूरे मामले में अब तक 61 FIR दर्ज की है। साथ ही 280 से ज्यादा दंगाइयों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। वहीं पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में अफवाह फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। यूपी के संभल में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम युवक पर महिला को बहकाकर भगाकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा है। यूपी के संभल में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम युवक पर एक विवाहित हिंदू महिला को भगा ले जाने का आरोप है। युवक पर आरोप है कि उसने विवाहिता महिला को भगाकर ले गया, फिर उसका धर्म परिवर्तन कराने लगा। दरअसल 19 अगस्त को विवाहित महिला अपना घर छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद महिला के पति ने पुलिस में इसकी शिकायत की। पुलिस को सूचना मिली कि महिला मुरादाबाद में एक मुस्लिम के घर है। पुलिस ने महिला को आरोपी गुल मोहम्मद के घर से बरामद कर लिया, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गया। महिला के पति का आरोप है कि महिला की बरामदगी के बाद भी पुलिस महिला को उसके घर वालों को नहीं सौंप रही है, जिसके बाद आसपास के इलाके में हिंदू संगठनों के नेता जमा होने लगे और थाने के बाहर हंगामा करने लगे। हंगामे को देखते हुए पुलिस ने महिला को उसके पति को सौंप दिया। 28 वर्षीय विवाहित पुत्री को एक अन्य व्यक्ति बहला फुसलाकर भगा ले गया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल ही टीमें गठित करके तलाशी शुरू की और उनकी पुत्री को सकुशल बरामद करते हुए परिजनों के सुपुर्द किया। मुरादाबाद में बीजेपी नेता की हत्या के मामले में पुलिस को आज बड़ी सफलता मिली है। 2 अलग अलग मुठभेड़ में पुलिस ने अनुज हत्याकांड के आरोपी 3 शूटरों को गिरफ्तार किया। मुरादाबाद में बीजेपी नेता अनुज चौधरी की हत्या के आरोपी 3 शूटरों से आज सुबह पुलिस की मुठभेड़ हो गई। 2 अलग अलग जगह हुए एनकाउंटर में 3 शूटरों को गोली लगी है, जबकि एनकाउंटर में 2 पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं। एसएसपी हेमराज मीणा ने बताया कि 10 किलोमीटर की दूरी में दोनों एनकाउंटर हुए हैं। इसमें शूटर सूर्यकांत शर्मा, सुशील शर्मा उर्फ गोलू और आकाश कश्यप उर्फ गटवा को पैर में गोली लगी है, जबकि पुलिसकर्मी गजेंद्र और संदीप नागर घायल हुए हैं।
जो दूसरी मोटरसाइकिल पर थे, ये लोग वहाँ से भागने का इन्होंने प्रयास किया, जिनको आगे थाना मझौला के अंतर्गत इनको फिर ट्रैक करके और फिर इनको घेराबंदी की गई और इनके द्वारा भी पुलिस के ऊपर फायरिंग का प्रयास किया गया, जिसमें हमारे जो एक आदमी उसको हल्की चोट भी आई है। दरअसल मुरादाबाद में 10 अगस्त को अनुज चौधरी की गोली मारकर हत्या की गई थी। वारदात के वक्त अनुज सोसाइटी में टहल रहे थे, तभी काले रंग की बाइक से आए बदमाशों ने 15 सेकंड में ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे अनुज की मौत हो गई। सीमा हैदर के बाद अब बांग्लादेश से सोनिया अख्तर नाम की महिला अपने बच्चे को लेकर नोएडा पहुंच गई है। बांग्लादेश से आई सोनिया अख्तर को नोएडा पुलिस ने सेक्टर 65 में रखा है। सोनिया अख्तर का कहना है कि नोएडा के रहने वाले सौरभ कांत तिवारी ने उससे बांग्लादेश में शादी की थी। उनका एक बच्चा है। सोनिया ने आरोप लगाया है कि सौरभ कांत ने 3 साल साथ रहने के बाद उसे छोड़कर वापस नोएडा आ गया। सरहद पार की एक और प्रेम कहानी का किस्सा सामने आया है। इस बार दावा कर रही हैं सोनिया अख्तर, जो कि बांग्लादेश की रहने वाली हैं। कल वो नोएडा कमिश्नरेट अपने छोटे से बच्चे के साथ पहुंची, जहां पर उन्होंने बताया कि सौरभ कांत तिवारी नाम का व्यक्ति जो 3 साल पहले बांग्लादेश में कंपनी में काम करता था, उसने उनके साथ शादी की और उसका एक बच्चा भी है। नोएडा कमिश्नरेट को जब ये जानकारी हुई, पुलिस का कहना है कि बिना पूछताछ के किसी भी मसले पर बोलना ठीक नहीं। फिलहाल सोनिया अख्तर को उनके बच्चे के साथ नोएडा के ही सेक्टर 65 सखी वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है। कल शाम को सोनिया यहां पर लाई गई और अभी तक यहीं पर रखा गया है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के लिए सौरभ कांत तिवारी को बुलाया गया है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है सूत्रों की माने तो सौरभ कांत तिवारी सूरजपुर के जिस अपार्टमेंट में किराए पर रहता था वो मकान खाली करके जा चुका है। और आईएसआई एजेंट कलीम के मामले की जांच अब एनआईए कर सकती है। यूपीएसटीएफ ने आईबी के साथ मिलकर कलीम को गिरफ्तार किया था। वहीं आईएसआई एजेंट कलीम की गिरफ्तारी के बाद से ही खुफिया एजेंसियां जांच में जुट गई हैं। और जल्दी ये मामला एनआईए को भेजा जा सकता है। शामली से गिरफ्तार किए गए आईएसआई एजेंट कलीम के मामले में अब एनआईए की एंट्री हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही इस मामले की जांच एनआईए शुरू कर सकती है और एनआईए की 5 सदस्यीय टीम कलीम से पूछताछ कर सकती है। आईबी और यूपी पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन करके आईएसआई एजेंट कलीम को गिरफ्तार किया था। कलीम की गिरफ्तारी के बाद से ही खुफिया एजेंसियां जांच में लगी है। अभी तक हुई जांच में पता चला है कि मेरठ, शामली, बिजनौर, बुलंदशहर, गाजियाबाद और दिल्ली के भी कुछ लोग आईएसआई से जुड़े हुए हो सकते हैं। वहीं कलीम के पास से जो फोन बरामद हुआ है, उससे आईएसआई हैंडलर की चैट और कई भारतीय सैनिकों की तस्वीरें भी बरामद हुई थी। कलीम के पास से बरामद मोबाइल का व्हाट्सएप पाकिस्तान में बैठे आईएसआई ऑपरेटिव दिलशाद उर्फ मिर्जा उर्फ शेख खालिद हाफिज के फोन पर एक्टिवेट मिला है। और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने एक बार फिर बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। सोमवार देर रात नगरोटा के पंचगढ़ा इलाके में सड़क किनारे से एक आईईडी बरामद कर उसे नष्ट कर दिया गया। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर नगरोटा के पास एक बड़ी आतंकी वारदात को सुरक्षा बलों ने नाकाम किया। सोमवार देर रात जम्मू के नगरोटा में हाईवे के किनारे एक संदिग्ध चीज देखी गई थी, जिसके तुरंत बाद बम निरोधक टीम को मौके पर बुलाया गया। तकनीकी जांच के बाद वो संदिग्ध चीज आईडी बम निकली। बम निरोधक दस्ते ने आईडी बम को रिफ्यूज किया। हमें पहली बार में तो कुछ नजर नहीं आया, फिर हमने कहा बीडीएस स्क्वाड मंगवा लेते हैं। डॉग स्क्वाड भी होता है जो इसी के लिए स्निफर डॉग एक्सपर्ट होता है, तो उसने यहाँ डॉग ने यहाँ के रुके तो इशारा किया। सुरक्षा बलों को इस तरह के इनपुट्स लगातार मिल रहे थे कि आतंकी किसी बड़ी वारदात को अमरनाथ यात्रा के दौरान अंजाम दे सकते हैं, जिस कारण चौकसी और बढ़ा दी गई है। नगरोटा के पास एक संदिग्ध बैग मिलने से सनसनी फैल गई, जिसके बाद पूरी तरह से यहाँ पर सर्च और कॉर्डन ऑपरेशन जो है वो चलाया गया। आपको बता दें कि इस तरह की जानकारियाँ लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस को मिल रही थी कि अमरनाथ यात्रा के दौरान कुछ बड़ी आतंकी वारदात को जो है वो अंजाम दिया जा सकता है, और उसी के दौरान लगातार जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो हाई अलर्ट पर थे। जी न्यूज़।